अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 6 करने लगे हैं। उससे पहले आप सब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइमली आपको लेक्चर्स मिल सकें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको बेल आइकन की मदद से नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली टाइमली मेरे लेक्चर्स को देख के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इजी टू अंडरस्टैंड और शॉर्ट लेक्चर्स क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपका टाइम जो है कम से कम जो है यूटिलाइज़ हो और आपको चीज़ें ईज़िली समझ भी आ जाएं और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो काइंडली इस सफ़र में मेरा आप जो है साथ दें, सपोर्ट करें मुझे। चलें करते हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 6। ये एक फेमस स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था जॉन टकी, जो 1977 में उन्होंने एक हम लोगों को एक स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के नाम से एक प्लॉट दिया था। उसको हम देखते हैं कि ये कैसे इसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस टेक्निक के अंदर दो पार्ट्स हैं। इस डेटा सेट को हम जो है हमारे पास जो डेटा सेट्स होते हैं उनको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए जो है हम ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर एक पार्ट जो है वो स्टेम का होता है और एक पार्ट जो होता है लीफ का होता है। ये देखिए यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज एमसीक्यूज के तौर पे हाईलाइट कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है सॉर्टिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा सेट्स, डाटा को सॉर्ट करने के लिए और उनको ईजिली डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये टेक्निक। अब यहाँ आप देख लें कि एक हमारे पास बॉक्स की फॉर्म में टेबल की फॉर्म में एक जो है आप दो टेबल्स देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लीडिंग डिजिट्स हैं और ट्रेलिंग डिजिट्स हैं। लीडिंग डिजिट्स होते हैं जो आपके डेटा सेट की जो पहली वैल्यू होगी हम उसको लीडिंग डिजिट अज्यूम करेंगे, जो कि स्टेम होगा उसे कहेंगे। और उसी तरह से जो आखिरी डिजिट्स होंगी उनको हम कहेंगे वो हमारी ट्रेलिंग डिजिट्स हैं, जिन्हें हम लीफ भी कहते हैं। 243 को उन्होंने ऐसे लिखा है। इसी तरह से लीडिंग डिजिट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो पहले दो डिजिट्स हैं उसको हम कहेंगे स्टेम और ट्रेलिंग डिजिट्स को हम कहेंगे वो डिजिट जो आखिरी डिजिट है लीफ। वो हमारे पास 3 है और लीफ हमारा कहलाएगा। तो लिखने के दो तरीक़ेकार हैं, आपको जो आसान लगे आप लिख सकते हैं। ये आप इस चीज़ को जहन नशीन कर लें। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर हमारे पास नंबर है 5000, तो 5 आप यहाँ लिखें और बाकी जितने भी 3 ज़ीरो है आप यहाँ पर ट्रेलिंग डिजिट्स के अंदर लिख सकते हैं। आगे एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या किया है कि 30 पेशेंट दे दिए गए हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके जो है कुछ डेटा सेट्स की कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं और वो कहा जा रहा है कि आपने इस लिस्ट ऑफ डाटा जो हमारे पास एक अरे है उसको आपने स्टेम एंड लीफ की बेसिस पे जो है आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इस डेटा सेट को आपने जो है सॉर्ट करना है, उसको डिस्प्ले करना है। तो क्या किया गया है कि अगर आप देखें 48, 31, 54, 37, 18, 64 ये सारे नंबर ऐसे लिखे हुए हैं ना। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सारे नंबर है उसका 1 2 3 4 जो पहले डिजिट्स हैं हमने यहाँ पे लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हम इसे अगर आप देखने लगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि हमने किस तरह से लिखना है। तो हमने क्या किया कि सिंपल क्या किया, पहले हमने सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दिए। अब देखें पहला नंबर क्या है हमारे पास 18, यहाँ पे देखें 18 लिखा हुआ है। तो जो 1 के बाद जो लास्ट डिजिट है वो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 12 है तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई जो पहला डिजिट है 1 चूँकि कॉमन है दोनों नंबर में, 18 में भी 1 कॉमन है, 18 में 1 कॉमन है और इसी तरह 12 में भी 1 कॉमन है। तो हम लोगों ने 1 को पहले साइड पे लिख दिया एज अ स्टेम और जो आखिरी डिजिट्स हैं 8 और 2 वो हमने इसी तरह से लीफ में लिख दिया ट्रेलिंग डिजिट्स में। अब आपको मैं 6 की करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे 6 का कैसे किया इन्होंने, फिर बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए 6 ये है तो यहाँ पे 64 है तो ये 4 आ गया।
फिर आप आगे जा रहे हैं, देखें ये देखें 65 आया तो आपने यहाँ पे इसका 5 लिख दिया, सही है। सिमिलरली यहाँ पे 61 था, मेरे से मिस हो गया तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। ये 64 61 65 एंड देन 62 का 2 यहाँ पे आ गया, देखेंगे 62 का 2 यहाँ आ गया और एज इट इज़ वहीं पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ 67 का 7 देखें यहाँ आ गया, एट द एंड 68। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये एक डाटा दिया गया है, डाटा इन द फॉर्म ऑफ एन अरे इन असेंडिंग ऑर्डर में ये डाटा दे दिया गया है। अगर इस तरह से डाटा दे दिया जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, सही है। देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा दिया गया था तो हम लोगों ने ईजिली लिख दिया है 1 2 8 2 6 7 9। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है, जब हमने यहाँ पे प्लॉटिंग की थी लीफ की तो यहाँ पे हम कोई असेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे थे। देखें हालांकि असूलन तो ये था कि देखिए 18 यहाँ पे आया और यहाँ पे 12 आया, तो आप कहेंगे यार मैं इस तरह लिख देता हूँ कि 1 2 8, लेकिन हमने पेपर के अंदर ये देखना है कि क्या असेंडिंग ऑर्डर कहा गया है। अगर नहीं कहा गया तो फिर तो आप इस तरह लिख देंगे 1 8 2, जिस सीक्वेंस में वो आ रहा है नंबर उसी सीक्वेंस में आप लिख देंगे। हो सकता था कि 18 से पहले 19 आता तो मैं पहले 1 लिखता, उसके बाद 9 फिर 8 फिर 2, 9 8 2 लीफ में लिखता, 1 स्टेम में लिखता। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का कह दिया गया है तो इस वजह से हम लोग जो है असेंडिंग ऑर्डर का ख्याल करेंगे और इस तरह से इसको लिखेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास डाटा आया है, जो हमारे पास 30 का डाटा सेट था, ये जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सेट था, उसको इन्होंने क्या किया है, उसकी एक क्लास लिमिट्स बना दी हैं। वो कैसे बनाई हैं देखें, उन्होंने लोअर लिमिट अज्यूम कर लिया 10 और हमारा जो 18 के बाद कोई ऐसी वैल्यू नहीं है तो मतलब 19 है, ठीक है। 19 के बाद 20 स्टार्ट होता है तो 20 से ऑनवर्ड उन्होंने 29 तक एक वैल्यू कर दिया है ना, एक लिमिट बना दी है। तो ये 10 से लेके 19, 20 से लेके 29, 30 से लेके 39, 40 से लेके 49, 50 से लेके 59, 60 से लेके 69 एंड 70 से लेके 79, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज निकालना सिखा दी थी आपको और फ्रीक्वेंसी किस तरह निकाली बताता हूँ आपको। ये आपको देख के पता चल रहा है 10 से लेके 19 के दरमियान में ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। और यहाँ पे भी आप अगर देखना चाहें, ये देखें इसको उन्होंने 10 फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास 10 है तो यहाँ पे 10 12 और ये 18, ठीक है। इससे आइडिया हो गया कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है 2 है। इससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली और उसकी प्लॉटिंग कर दी, हमने हिस्टोग्राम बना दिया। हिस्टोग्राम पेपर में आता नहीं है लेकिन टेंशन आप मत लें, हिस्टोग्राम को बस आप जो है इस तरह से अज्यूम कर लें, इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो आपके पास 9.5 है और 19.5 है, ये आपकी जो क्लास बाउंड्रीज़ की जो लोअर लिमिट है, ये उनको आपने एक्सेस के अक्रॉस जो है आपने लिख दिया है और वाई एक्सेस के अक्रॉस आपने फ्रीक्वेंसी को लिख दिया है, ठीक है। और आपने क्या किया है, हिस्टोग्राम क्रिएट कर दिया है। ये इसको फिर वर्टिकल फॉर्म में शो किया इन्होंने। आप इस तरह से भी इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है। ये अब काफ़ी लंबा डेटा सेट दिया गया, आप इसको खुद से करें और मुझे बताइएगा। आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको फिर ये हेल्प कर दूंगा इसमें। फिर हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल डाटा, ठीक है। हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हम इसको देखेंगे इधर इस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। एवरेज इनेबल्स अस टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ वेरिएबल डाटा। जो एवरेज होता है वो हमारी मदद करता है कि हम जो वेरिएबल डाटा है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकें। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है हमारी मदद करता है कि जो डाटा में वेरिएबिलिटी आती है, चेंजिंग आती है डाटा के अंदर, उसको मेजर कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि एक एवरेज जो होती है वो एक सिंगल वैल्यू होती है और वो रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ डाटा को या डिस्ट्रीब्यूशन को एज अ होल। जो भी हमारा सेट ऑफ डाटा होगा ना, जब हम उन सेट ऑफ डाटा का एवरेज लेंगे
जो एवरेज निकलेगा वो एक वैल्यू होगी, वो एक वैल्यू जो है वो सेट ऑफ डाटा की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेजेस। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एवरेजेस की टाइप्स क्या है। अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है, मीडियन है और मोड है। द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स आर द एवरेजेस दैट आर मैथमेटिकल इन कैरेक्टर। ये हमारे पास एवरेज है, एवरेजेस है। और मीडियन इंडिकेट करता है मिडिल पोजीशन को, और मोड जो होता है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास जो एक डाटा सेट है उसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत अकर कर रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, मोस्टली टाइम जो है वो अकर करता है। तो अब हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और उस 8 स्टूडेंट्स के अंदर हम लोगों ने अब चीज़ें देखनी है कि किस तरह से हमने एवरेज निकालना है, किस तरह से मोड निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ को एग्जांपल करके दिखाता हूँ। हालांकि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ मोड का बताया, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि जो है मैं यहाँ पे आपको अर्थमेटिक मीन निकाल के या एवरेज कह लें, एवरेज निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 2 + 7 + 9 + 5 + 8 + 9 था +10 + 9, तो ये हमारे पास 59 निकली एक वैल्यू। इसको जब हम डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये हमारे पास 7.3 है, जो कि बेसिकली हमारा अर्थमेटिक मीन भी है, इससे एवरेज भी कहेंगे। और यहाँ पे हमें मोड दिया हुआ है, मोड हमारे पास यहाँ पर 9 है। क्यों है 9? 1 2 3 डाटा सेट के अंदर 3 दफ़ा 9 अकर कर रहा है, जिस वजह से हमारे पास जो मोड है वो हमारे पास 9 है मोड। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें इस तरह से दी गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एयरलाइन का एक हमें डेटा दिया गया है, हमें कुछ नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं उनका एक डाटा है, और कुछ हमारे पास नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स हैं उनका डाटा है। उसके अंदर अगर हम देखें कि अब हमने मोड निकालना कैसे है, तो हमने इस तरह से निकालना है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स में जो 13 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हमने 13 लिख दिया है। तो हमने ये देखना है कि जो 13 है ये किसके अक्रॉस जो है अकर कर रही है, कौन सी पैसेंजर के अक्रॉस अकर कर रही है, तो वो हमारे पास 39 है। तो हम ये कहेंगे कि हैंस मोड = 39। तो हमेशा हमने इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमारे जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर जो हमारे पास जो डाटा है उसमें कौन सी ऐसी वैल्यू जो सबसे बड़ी है और वो किसके अक्रॉस कर रही है अकर, तो वो हमारा इस तरह से जो है ईज़िली हम उससे मोड निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास द मोड इन द केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो इस केस के अंदर कंटिन्यूस वेरिएबल की केस के अंदर अगर हम लोगों ने मोड निकालना तो ये एक फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एमसीक्यूज़, और आगे इसके सवाल भी हमें देखने को आएंगे तो हमने उनको सॉल्व करना होगा। तो अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद होगा तो हम इजीली इसको कर सकेंगे। तो ये जो है फार्मूला उस वक्त यूज़ होगा जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा और उसमें हमें मोड निकालना होगा। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए था, मोड इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो पेपर में जब सवाल आएगा तो इस तरह से आएगा कि ये हमारे पास ग्रुप डाटा है, कभी कभी लिखा आता है कि ग्रुप डाटा है इसकी आप मोड निकालें, या कभी कभी आपको डाटा देख के ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है ये डाटा है और उस तरह से आपने फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करना होगा। ग्रुप डाटा इस तरह से होता है। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चर नंबर 4 में जो है एग्जांपल देखी थी किस तरह से हम लोगों ने क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज निकाली थी और किस तरह से जो है हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी जो है लिखी थी। अब बस यहाँ पे हेडिंग्स चेंज हो गई हैं और कुछ भी नहीं है, वैल्यूज़ वो ही हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इसके अंदर मैं जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे 13 जैसे थी। तो इसके अंदर हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 14 है। तो फार्मूले के हिसाब से जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास FM होगी। ठीक है, हम उसे FM के तौर पे लिख देंगे।
और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम F1 कह देंगे, भले वो चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, या 10 हो, या 15 हो, ठीक है, वो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी F1। और जो FM के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी F2 कहलाई जाएगी, भले वहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, सही है। और इसी तरह से आप जो है FM, F1 और F2 की वैल्यूज़ जो है लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि ये 35.95 जो है ये कहाँ से आ गया, सही है। तो ये 35.95 यहाँ से आया, ये आपको मैं बता दूँ कि ये 35.95 है क्या, ये है आपका। अब आप लोग कहेंगे 35.95 कैसे आया, 3 कैसे आया। तो FM हमारा 14 था, तो FM 14 था, उसके अक्रॉस हमारे पास जो क्लास बाउंड्री की है, हमारे पास जो क्लास बाउंड्री की जो है वो है 35.95 से लेके 38.95। तो हमेशा जो है आपने 35.95 जो कि लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को आपने उठाना है। जो भी आपकी FM होगी उसके अक्रॉस जो क्लास बाउंड्री होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी आप वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 35.95 हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 10.95 हो सकती है या 10 हो सकती है। FM के अक्रॉस जो भी क्लास बाउंड्री होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर ये L है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। और ये 3 हमारे पास जो है इनका डिफरेंस है 38.95 माइनस 35.95 इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे 3 लिख के जो है कैलकुलेशन करके 37.825 निकाल लेंगे। ये वही है हमने जो पहले लेक्चर्स में किया है। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 6। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आप लोगों को आपके वे में इजीली समझा सकूं। मुझे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।